हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ते हैं क्रेमर रूल। क्रेमर रूल के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे हम किसी भी लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करके और वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जो चर होते हैं एक्स वाई जेड, उनकी वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से करें। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन के बारे में समझते हैं कि संगत हल क्या होते हैं, असंगत हल क्या होता है, मतलब कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो आप देखिए, हम किन्हीं भी दो इक्वेशन को किस किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ये दो इक्वेशन मतलब लाइन। अब टू लाइंस जो होती है वो किस किस तरीके से कट करती है। एक तो किस तरीके से कट कर सकती है वो इस तरीके से। दूसरा, एक लाइन के ऊपर ही आपके दूसरी लाइन हो। ठीक है, दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर है। दो लाइन एक दूसरे के ऊपर है। तीसरा, जब दोनों क्या हो, पैरेलल हो। पैरेलल मतलब समांतर हो। तो आपके दो लाइन, दो रेखाएं कितनी तरीके से एक दूसरे को कट कर सकती है या नहीं कर सकती। तो एक पॉसिबिलिटी तो क्या बनती है, इस तरीके से, एक के ऊपर दूसरी, तीसरी, दोनों क्या हो, पैरेलल हो, समांतर हो। तो ध्यान रखना। आप बताइए इसमें आपके हल कितने आ रहे हैं, आपके इसमें सॉल्यूशन कितने आ रहे हैं। यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, अद्वितीय सॉल्यूशन आ रहा। तो इसमें जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, अद्वितीय सॉल्यूशन आएगा। अद्वितीय मतलब क्या होता है, यूनिक, मतलब केवल और केवल एक आंसर आ रहा है, पर्टिकुलर को एक आंसर आएगा। अब देखेंगे आप यहां दोनों लाइन एक दूसरे को टच कर रही है और बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। जैसे आप गिनिए वाली 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से कितने पॉइंट हो सकते हैं, अनंत पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में सॉल्यूशन कितना आएंगे, अनंत सॉल्यूशन आएंगे। क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड में दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो देखो कहीं पर भी मिलेगी कि एक दूसरे को नहीं मिलेगी। तो इसमें सॉल्यूशन क्या है, नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब आप यहां पर इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको यहां सीखना है संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है। संगत को बोलते हैं हम कंसिस्टेंट और असंगत को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो ये होते हैं क्या है, तो ये ध्यान रखना। जब आपके हल आता है, आप देखेंगे दोनों कंडीशन में हल तो आ रहा है ना। यहां पर हल आगे देखोगे तो हल क्या आ रहा है, यूनिक हल आ रहा है, अद्वितीय हल आ रहा है, लेकिन हल आ रहा है। पीछे देखोगे अनंत हल आ रहा है, लेकिन हल तो आ रहे हैं ना। तो जब हल आता है तो वो क्या होता है, संगत, कंसिस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हल ही नहीं आए, दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो, तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं हम, असंगत। असंगत को क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, या संगत मतलब क्या होता है, असंगत मतलब क्या होता है। असंगत में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते, संगत के अंदर सॉल्यूशन होते हैं। अब संगत के अंदर यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको एक बार नोट करें। फिर मैं अब चलते क्रेमर रूल के ऊपर। ये तो ओनली मैं आपको सॉल्यूशन के बारे में बता रहा था। मैंने आपको दो वर्ड के बारे में अच्छे से समझाया, एक तो संगत और एक और असंगत। अब कभी भी आपको संगत और असंगत में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तब देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्रेमर नियम की कुछ कंडीशंस यहां लिख रहा हूं। आप एक बार उन कंडीशंस को समझना, क्वेश्चन करेंगे आपको कंडीशंस आसानी से अच्छी तरीके से आ जाएगी। तो देखो, एक होता है डेल्टा। क्या होता है डेल्टा, अभी मैं क्रेमर नियम का कोई एग्जांपल लूंगा तब बताता हूं। ठीक है, आपके डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, अद्वितीय होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, या ऐसा लिख देते हैं, अगर आपके डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब आपके क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो संगत होगा। और संगत में भी टू टाइप होता है। कौन कौन सा टाइप होता है, संगत के अंदर टू टाइप अभी पढ़ा, या तो यूनिक या इनफाइनाइट, मतलब अद्वितीय या अनंत। तो ऐसे में यहां क्या होगा, अद्वितीय, जिसको क्या बोलेंगे हम, यूनिक बोलेंगे। ठीक है, तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होने पर कंसिस्टेंट और यूनिक होगा। सेकंड जो कंडीशन बनती है वो बनती है डेल्टा इज इक्वल टू 0। ठीक, अब अगर आपके डेल्टा इज इक्वल टू भी 0, इसके साथ डेल्टा 1 भी 0, डेल्टा 2 भी 0, डेल्टा 3 भी 0, अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो इसमें जो आपके क्वेश्चन होगा वो संगत भी हो सकता है या असंगत। मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन करके कि संगत असंगत कैसे पता चलेगा, लेकिन अगर आपकी ये कंडीशन आती है तो हमारा क्वेश्चन संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है।
अगर संगत हो, अगर संगत हो तो हल कितने होंगे? इनफाइनाइट। ठीक है, यहां पर संगत होने पर क्या आएगा? अद्वितीय, यूनिक हल आएंगे। यहां पर संगत होने पर हल कितना आएंगे? इनफाइनाइट आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड कंडीशन, आपके डेल्टा इज इक्वल टू 0 और डेल्टा 1 2 3 में से कम से कम कोई एक नॉन जीरो। ठीक है इसमें मतलब इन तीनों में से कम कोई एक जीरो नहीं है, या तो सारी जीरो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो जीरो नहीं, कोई प्रॉब्लम, लेकिन हमारा है कम से कम एक जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन हम क्या करेंगे? हमारा जो निकाय होगा वो क्या होगा? असंगत होगा। असंगत मतलब क्या हो गया? वो हमारे इनकंसिस्टेंट हो गया। और असंगत या इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पहला रूल लग रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड लग रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके अगर ये सेकंड लग रहा है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, वही मैं आपको करके बताऊंगा। तो एक बार आप इन सारी कंडीशन को नोट करें, ये कंडीशन कैसे लगेगी, आप मेरे साथ एग्जांपल देखिए, आपको बहुत अच्छे से कंडीशन आ जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख रखा है। क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए आपके जो समीकरण निकाय है, ये लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है, ये क्या है? असंगत है और हल संभव नहीं है। मतलब हमें क्या प्रूव करना है? ये इनकंसिस्टेंट है और इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम कैसे करें क्वेश्चन को? तो अभी हमने यहां कंडीशन लिखी है, तो अगर देखो आपको असंगत चाहिए तो अब या तो सेकंड कंडीशन लगेगी या थर्ड लगेगी। ठीक है, तो ये मैं लगा कर बताता हूं, आपको अपने आप पता चल जाएगा। आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? एक तो आपको डेल्टा निकालना आना चाहिए, डेल्टा 1 निकालना आना चाहिए, डेल्टा 2 निकालना आना चाहिए और डेल्टा 3 निकालना आना चाहिए। अब ये सारी चीजें हमें निकालना आना चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन के अंदर ये सब निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालते हैं डेल्टा। देखो डेल्टा कैसे निकालते हैं? आपके जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स मतलब चर होता है ना, तो चर क्या होते हैं? एक्स वाई जेड। तो आप यहां क्या करोगे? सबसे पहले एक्स के कोफिशिएंट लिखोगे। तो बताओ एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1, सेकंड इक्वेशन में 1, थर्ड में 2। ठीक है, फिर हम लिखेंगे y के कोफिशिएंट। तो आप सोचिए y के कोफिशिएंट क्या है? 1 2 3। फिर लिखेंगे z के कोफिशिएंट। तो ये कोफिशिएंट लिखने के बाद जो डिटरमिनेंट बनता है, जो सारणिक बनता है, वो हमारा क्या होता है? डेल्टा होता है। बाकी आपको सारणी को सॉल्यूशन करना तो आता ही है, आप प्रसार कर सकते हो, एक्सपांड कर सकते हो, तो हम करते हैं। तो ये पहला काम हो गया। अब इसको एक्सपांड करते हैं। तो इसको एक्सपांड करेंगे तो सबसे पहले 1, फिर ये 4 दूनी 8 और ये 3 तिया 9, फिर ये आएगा -1, ये हो जाएगा 4 एकम 4, ये 3 दूनी 6, लास्ट आएगा ये 1 और इसका मल्टीप्लाई इससे किया 3 और इसका इससे किया तो -4। सॉल्यूशन करें, इधर यहां कर लेते हैं। आप यहां देखेंगे -1 बचेगा, यहां देखेंगे कितना बचेगा? ये -2 जो इससे हो गया +2, -1 कितना आया? 0। तो देखिए ये कंडीशन या ये कंडीशन लग रही है। अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि तीनों जीरो है, या तो तीनों जीरो होंगे या कम से कम कोई एक जीरो नहीं हो। तो ऐसे में हम क्या करें? अब निकालते हैं डेल्टा 1। तो ध्यान से देखना डेल्टा 1 कैसे निकालते हैं। डेल्टा 1 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो 1 वाली कंडीशन है, 1 जो सबसे पहला वेरिएबल है, तो पहला वेरिएबल यहां पर कौन है? एक्स है। तो आप एक्स की जगह क्या करोगे? यहां इक्वल में जो कांस्टेंट है वो पुट कर दोगे। ठीक है, तो आप देखो एक्स वाली लाइन कौन सी थी? ये। तो 1 एक्स वाली की बात होता है। जब डेल्टा 2 होगा तो किसकी बात होगी? सेकंड लाइन की। जब डेल्टा 3 होगी तो किसकी बात होगी? 3 वाली लाइन की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम यहां पर डेल्टा 1 निकाल रहे हैं। तो डेल्टा 1 में किस लाइन की बात हो रही है? फर्स्ट लाइन की, फर्स्ट कॉलम की। तो फर्स्ट कॉलम में आपको 3 5 11 से रिप्लेस करना है। ठीक है, बाकी दोनों सेम। इस तरीके से आप क्या करोगे? डेल्टा 2 निकालोगे तो आप डेल्टा को देखोगे, डेल्टा में सेकंड जो कॉलम है उसको किससे रिप्लेस करोगे? 3 5 11। तो आप देखना यहां पे फर्स्ट तो सेम, यहां पर 3 5 11 और यहां पर 1 3 4। आगे स्टूडेंट आपको समझ में? अब निकालेंगे हम डेल्टा 3। डेल्टा 3 में क्या करेंगे? थर्ड कॉलम को रिप्लेस करेंगे किससे? इन कोफिशिएंट से। तो आप देखोगे बाकी दोनों कॉलम तो सेम और थर्ड कॉलम को किससे रिप्लेस कर देंगे हम? तो आप देखोगे फर्स्ट कॉलम तो सेम,
सेकंड कॉलम सेम और थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो आगे ना आपको डेल्टा फाइंड करना, डेल्टा 1 फाइंड करना, डेल्टा 2 फाइंड करना, डेल्टा 3 फाइंड करना। तो एक बार और ध्यान से देखिए किस तरीके से फाइंड करते हैं, क्योंकि आपको ये आता है तो बिल्कुल सिंपल है क्रेमर रूल हमारे लिए। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं डेल्टा, उसके बाद निकालते हैं डेल्टा 1, उसके बाद निकालते हैं डेल्टा 2। तो देखिए आप किस तरीके से निकालोगे। तो देखिए डेल्टा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहां लिखते हैं x के कोफिशिएंट, ठीक है, यहां लिखते हैं y के कोफिशिएंट, यहां लिखते हैं z के कोफिशिएंट। ठीक, अब डेल्टा 1 निकालने के लिए जो x के कोफिशिएंट थे वहां पर ये इक्वल वाले कांस्टेंट लिख देंगे। डेल्टा 2 लिखने के लिए आप क्या करोगे, y के कोफिशिएंट की जगह ये लिख दोगे। डेल्टा 3 करने के लिए z के कोफिशिएंट की जगह ये लिख देंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो 1 वाले में 1 रिप्लेस हो रहा है, 2 वाले में 2 रिप्लेस हो रहा है, 3 वाले में 3 रिप्लेस हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्या करो, अब वीडियो को पॉज करके और इनका सॉल्यूशन फाइंड करो तीनों का, और सॉल्यूशन फाइंड करके मुझे बताओ क्या आता है। तो स्टूडेंट्स आपने सॉल्यूशन किया होगा डिटरमिनेंट। अगर किसी को डिटरमिनेंट को सॉल्यूशन करना नहीं आता हो तो आप पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप देखिए इसको ओपन तो आपको करना आता है। आप देखेंगे ये क्या है, हमारे सबको इधर लिख देते हैं हम। ठीक है, आप देखेंगे आपके डेल्टा इक्वल टू क्या आया, 0, और डेल्टा 1 इक्वल टू क्या आया, नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा 2 क्या आया, नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा 3 क्या आया, नॉट इक्वल टू 0। मुझे देख के बताओ तीनों में से कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। फर्स्ट फॉलो नहीं हो रही है, सेकंड का ये फॉलो हो रहा है, लेकिन ये बाकी तीनों हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो हमारा थर्ड फॉलो हो रहा है। डेल्टा 1 2 3 में से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, कम से कम एक, मतलब ज्यादा ज्यादा कितने भी जीरो, तो तीनों नॉट जीरो आ गए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन हमारा थर्ड हो रहा है। अतः हम लिख देते हैं क्या है हमारे, ये असंगत है, और असंगत मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अब आप यहां देखेंगे अतः हल संभव नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसको हम अलग लिख देते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को नोट करें। तो स्टूडेंट्स अभी तो देखना, मैंने आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको ये जो इक्वेशंस है, ये सिस्टम है इक्वेशंस का, इसको चेक करना है कि ये संगत है या असंगत है, मतलब कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। उसके बाद में इसके सॉल्यूशन बताने हैं। तो हम देखो बताएं, तो एक बात का ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस में जो कांस्टेंट होता है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल में होना चाहिए। जैसे कि यहां क्या है, ये 3 इक्वल में, लेकिन ये 9 क्या है, LHS में। तो हम इसको कैसे करें, ऊपर वाले को तो एज इट इज लिख देते हैं, लेकिन नीचे वाले को हम इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, वो ये डेल्टा निकालते हैं, डेल्टा 1 निकालते हैं, डेल्टा 2 निकालते हैं, डेल्टा 3, डेल्टा 4, लेकिन इस बात का ध्यान रखना जितने वेरिएबल होते हैं उतने डेल्टा 1 2 3 निकलते हैं। आप ध्यान देते हो, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में कितने वेरिएबल थे, इससे पहले वाले उदाहरण में कितने चर थे, 3 चर थे। तो जब 3 चर थे तो 3 डेल्टा निकले थे, डेल्टा 1 2 3, लेकिन अभी कितने चर है, 2, एक तो x और एक y। तो एक तो निकलेगा डेल्टा, एक निकलेगा डेल्टा 1 और एक निकलेगा डेल्टा 2। ठीक है, आए ना आपको समझ में। फिर डेल्टा निकालने का तरीका क्या होता है, कोफिशिएंट लिख दो, तो x के कोफिशिएंट फिर y के कोफिशिएंट। ठीक है स्टूडेंट्स, डेल्टा 1 निकालने का तरीका क्या होता है, 1 वाले कॉलम को कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर दो, रिप्लेस कर दो, सॉरी। तो यहां पर क्या जाएगा, 3 9, पीछे वाले दोनों इस। अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम तो सेम रह जाएगा और पीछे सेकंड वाला कॉलम रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा 2 निकाल रहे हैं। आप इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालोगे। देखो वैल्यू निकालता है, 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6, कितना हो गया, 12। फिर आप यहां देखेंगे 3 तिया 9, यहां देखेंगे 9 9 27, यहां देखेंगे आप 9 दूनी 18 और यहां देखेंगे 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, ये 12। आप बताओ इन सब में से कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। आप यहां देखो, डेल्टा इज इक्वल टू ये आपके डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे वाले को देखने की जरूरत नहीं है। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तो 100% हमारा निकाय क्या होगा, संगत, हल क्या होगा, अद्वितीय। पता चल रहा है ना। तो हम यहां लिख देते हैं, अतः समीकरण निकाय क्या है हमारा, समीकरण निकाय
संगत है, मतलब जो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये हमारे क्या है, कंसिस्टेंट है, तो संगत है, इसलिए हल जो होगा वो क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, विद्यमान होगा। अब हल विद्यमान है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो फाइंड कैसे करें, तो देखिए आपको एक तो एक्स वाई फाइंड करना है, एक और वाई फाइंड करना है। देखो बहुत अच्छा तरीका है, जब एक्स फाइंड करना हो तो ऊपर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा कर दो, ठीक है। वाई फाइंड करना हो तो डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा कर दो। अगर जेड भी होता तो क्या होता, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा हो जाता। बस आपको वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 36 अपॉन 12 और इसकी वैल्यू कितनी है 12 अपॉन 12। तो y की वैल्यू तो 1 होगा और इसकी वैल्यू हो गया। क्वेश्चन आया ना स्टूडेंट समझ में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज करके वापस से समझे या वीडियो को पीछे करके वापस से इसको देखें। लेकिन क्रेमर रूल बहुत सिंपल पड़ता है, अगर एग्जाम में आता है तो बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट करें, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और आपको करना है इस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डेल्टा निकालेंगे। तो आपको पता है डेल्टा में क्या करते हैं, पहले लिखते हैं x के कोफिशिएंट, फिर लिखते हैं y के कोफिशिएंट, ठीक है। फिर डेल्टा 1 में क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करते हैं 5 और 10 से। तो देखिए मैंने 1 और 2 की जगह 5 और 10 लिख दिया, ठीक। डेल्टा 2 में क्या करते हैं, सेकंड कॉलम को रिप्लेस करते हैं और सबकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, तो मैंने यहां तक लिख लिया। तो यहां तक तो आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन अब देखो इन तीनों में से कौन सी कंडीशन लग रही है, आप देखो कि सारे के सारे 0 हो तो कौन सी कंडीशन लग रही है, सेकंड। लेकिन सेकंड के अंदर क्या लिखा है, संगत या असंगत। अब चेक करना है संगत या असंगत। देखिए ध्यान से देखना, अब असंगत है या संगत है, आप देखेंगे दोनों इक्वेशन सेम है। आप नीचे वाले में 2 कॉमन लो, अगर आप नीचे वाले में 2 कॉमन लेते हो तो यहां कितना बचेगा x, यहां कितना बचेगा 2x और यहां कितना बचेगा 5। दोनों इक्वेशन सेम है क्या, जब आपके कॉमन लेने पर अगर दोनों इक्वेशन सेम बन रही हो तो वो आपके क्या होगा, संगत। अगर नहीं बन रही हो तो क्या होगा, असंगत, ठीक है। ये ध्यान रखना, थर्ड कंडीशन अलग है, फर्स्ट कंडीशन अलग है। ओनली मैं सेकंड कंडीशन की बात कर रहा हूं कि अगर आपके एक इक्वेशन में कॉमन लेने पर वो दूसरी इक्वेशन या पहले वाली ही बन जाती है तो इसका मतलब वो क्या होगा, संगत। अगर ऐसा नहीं हो तो असंगत। तो अभी बताओ ये संगत है या नहीं है, तो हमारा संगत है। संगत मतलब क्या है, हमारे कंसिस्टेंट है। तो हम लिखते हैं अतः समीकरण निकाय, ठीक है, जो हमारी इक्वेशंस का जो सिस्टम है ये क्या है, संगत है। अब संगत की तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी है ना, संगत है। मैंने यहां लिखा है अगर संगत हो तो हल क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। और इनफाइनाइट हल को हम फाइंड नहीं कर सकते, बहुत सारे सॉल्यूशन होते, क्या क्या फाइंड करेंगे। तो हम लिख देते हैं अतः हल जो होंगे वो इनफाइनाइट हो गया क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट करें, मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी करा दिया, इस टाइप का भी करा दिया, इस टाइप का भी करा दिया। अब अगर आपके सामने क्रेमर रूल का कोई भी क्वेश्चन आता है बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। जिन जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको पता चले। बाय स्टूडेंट्स।